बहू, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुबह के 4 बजे मुंबई की मरीन ड्राइव पर, जब समंदर की लहरें शोर मचा रही थीं, अरबपति उद्योगपति विक्रम सिंह राठौड़ ठंडे समंदर में कूद पड़े। जब उन्होंने लहरों में चलती एक महिला को जबरदस्ती बाहर निकाला तो विक्रम के हाथ सुन्न पड़ गए। यह उनकी बहू अंजलि थी, जो 5 साल पहले उनके बेटे की मौत के बाद 20 करोड़ रुपए की बीमा राशि लेकर एक अनजान आदमी के साथ गायब हो गई थी। लोग कानाफूसी करते थे, बहू के साथ गायब हुआ, पोता आरव भी उनका अपना पोता नहीं होगा। विक्रम 5 सालों से यही मानते आए थे, लेकिन आज जब वह अपनी बहू से दोबारा मिले तो वह समंदर में अपनी जान देने जा रही थी। बेघर लोगों जैसे फटे पुराने कपड़े, रूखे फटे हाथ, दुबला पतला शरीर, 20 करोड़ रुपए वाली महिला ऐसे क्यों जी रही होगी? बस मैं जानना चाहती हूं कि मेरा बच्चा कहाँ है। क्या बहू की यह चीख सच थी या यह एक और झूठ था? कहानी शुरू करने से पहले कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमें बताएं कि आप यह कहानी कहाँ से सुन रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि उस स्थान पर आपको ढेर सारी खुशियां मिलें। होटल के बैंक्वेट हॉल के झूमर चमचमा रहे थे, छत से लटके सैकड़ों क्रिस्टल सफ़ेद रोशनी बिखेर रहे थे और हर मेज पर रखे गुलाब के गुलदस्तों से मीठी सुगंध आ रही थी। मेहमानों की हंसी से हॉल गूंज रहा था और जैसे ही किसी ने जाम उठाने का प्रस्ताव रखा, शैंपेन के गिलास एक साथ ऊपर उठ गए। विक्रम सिंह राठौड़ जी, आपको 70वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। तालियां बजीं, लेकिन मुख्य मेज पर बैठे विक्रम मुस्कुरा नहीं सके। उनके होठों पर जबरदस्ती की मुस्कान कांप रही थी, जैसे कि वह कभी भी बिखर जाएगी, और शैंपेन का गिलास पकड़े उनके हाथ की नसें उभर आई थीं। 70 साल जी चुके विक्रम के चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और उन झुर्रियों के बीच सालों की थकान साफ झलक रही थी। सेठ जी, आप ठीक तो हैं? आजकल आप बहुत कमजोर लग रहे हैं। पास आए एक व्यक्ति ने हालचाल पूछा तो विक्रम ने बस सिर हिला दिया। उनमें जवाब देने की भी हिम्मत नहीं थी। नहीं, वह जवाब देना ही नहीं चाहते थे। विक्रम अच्छी तरह जानते थे कि इस जगह की हर बात खोखली है। कुछ कदम दूर से कानाफूसी सुनाई दी। इतना बड़ा कारोबार होने का क्या फायदा जब आगे बढ़ाने के लिए अपना खून ही न बचा हो? सुना है बेटा हार्ट अटैक से मर गया था। हाँ, 5 साल हो गए। विक्रम के हाथ अकड़ गए। उनके सीने में सुई चुभने जैसा दर्द हुआ। बेटे रोहन का नाम सोचते ही उनकी सांसें रुक जाती थीं। 5 साल बीत गए थे, लेकिन घाव अभी भी ताज़ा था। उनका एक पोता भी तो था, आरव नाम था शायद। क्या तुम्हें नहीं पता? अफवाह है कि वह उनका असली पोता नहीं है। क्या इसीलिए तो बहू बच्चे को लेकर भाग गई, ताकि राज न खुले? कानाफूसी तेज होती गई। विक्रम ने शैंपेन का गिलास कसकर पकड़ लिया। कांच की ठंडक उनकी हथेली में महसूस हुई, लेकिन विक्रम का दिल उससे भी ज्यादा ठंडा था। बहू अंजलि, वह औरत जो 20 करोड़ रुपए की बीमा राशि लेकर गायब हो गई थी। विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर लीं। आखिरकार विक्रम सिंह राठौड़ के बड़े भाई ही असली विजेता हैं। किसी की आवाज साफ सुनाई दी। संजय सिंह जी की बात कर रहे हैं, जो हर कारोबार में नाकाम रहते थे। हाँ, देखो ना, छोटा भाई इतना अकेला है और बड़े भाई के पास बेटे पोते सब हैं। जिंदगी भी कितनी अजीब है। संजय राठौड़। विक्रम के दिमाग में अपने भाई का चेहरा कौंध गया। वह भाई जो हमेशा विक्रम की परछाई बनकर रहा। वह संजय जो किसी भी काम में सफल नहीं हो पाया। क्या वह आज विजेता है? विक्रम ने धीरे से शैंपेन का गिलास मेज पर रख दिया। कांच के संगमरमर से टकराने की हल्की सी आवाज हुई। टक। यह आवाज असामान्य रूप से तेज सुनाई दी। अंत में जो हंसता है वही असली विजेता होता है। हंसी में डूबी यह कानाफूसी उनके कानों में चुभ गई। विक्रम का झबड़ा भिंच गया। शानदार रोशनी के नीचे खोखले शब्द हवा में तैर रहे थे। बधाई, सम्मान, लंबी उम्र की कामना, सब कुछ दिखावे के पतले पर्दे में लिपटा हुआ था। विक्रम ने चारों ओर देखा। हंसते हुए लोग, शैंपेन पीते हुए लोग, बिजनेस कार्ड का आदान प्रदान करते हुए लोग। उन लोगों की आंखों में विक्रम ने साफ देखा होड़, हिसाब किताब और एक छिपी हुई हंसी। उनका दम घुटने लगा, गला सूख रहा था। इस सब का, इस शान शौकत का क्या मतलब है? इस जमा की हुई दौलत का क्या फायदा? इस बनाए हुए कारोबार से क्या मिलेगा?
विक्रम की आंखों के किनारे झुर्रियां और गहरी हो गईं। उन झुर्रियों के बीच एक सवाल चुपचाप उभरा, एक सफल जीवन आखिर है क्या? बैंक्वेट हॉल में हंसी गूंजती रही, लेकिन विक्रम के कानों में अजीब सी खामोशी थी। बस एक खालीपन ने उन्हें घेर लिया था। 70 साल का यह आदमी अपनी जिंदगी के सबसे शानदार पल में सबसे ज्यादा अकेला था। विक्रम अपनी जगह से उठ खड़े हुए। वह अब और वहां नहीं बैठ सकते थे। बधाई देने के लिए हाथ बढ़ाने वाले लोगों से बचते हुए वह हॉल के पीछे की ओर चले गए। उन्हें वॉशरूम का कॉरिडोर दिखा और विक्रम ने उस ओर कदम बढ़ाए। कॉरिडोर के कोने से हंसी की आवाज आई, एक दबी हुई शरारती हंसी। विक्रम रुक गए। यार, आज कितना मजा आ रहा है ना? संजय का बेटा, विक्रम का भतीजा, अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। चाचा जी का चेहरा देखा, बिल्कुल रोने जैसा हो रहा था। एक दोस्त ने धीरे से हंसते हुए कहा, लेकिन पैसा तो बहुत है उनके पास, उसका कोई फायदा नहीं। चाचा जी के पास न बेटा है न पोता, आखिर में सब कुछ हमारा ही होगा। मेरे पापा हमेशा कहते हैं, अंत में जो हंसता है वही असली विजेता होता है। भतीजे की आवाज में एक धूर्त खुशी थी, जैसे कि वह एक खत्म हो चुके खेल का मजा ले रहा हो। विक्रम का पूरा शरीर अकड़ गया। उनका दिल जैसे किसी ने मरोड़ दिया हो। खून सिर तक चढ़ गया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी उंगलियां ठंडी पड़ रही हैं। चाचा जी की जिंदगी में अब जीने की कोई वजह भी नहीं बची। पता नहीं क्यों इतनी लंबी उम्र जी रहे हैं। जल्दी से अपने बेटे के पास चले जाएं तो कई लोगों का भला होगा। अट्टहास करती हंसी कॉरिडोर में गूंज गई। विक्रम सांस नहीं ले पा रहे थे। उन शब्दों की क्रूरता ने उनके सीने को छलनी कर दिया था। 70 साल की जिंदगी में जो कुछ भी उन्होंने बनाया, शोहरत, दौलत, कारोबार, आखिर उसका क्या मतलब है अगर अपना खून नहीं है? अगर वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है तो इस सब का क्या फायदा? विक्रम धीरे से पीछे मुड़े। वह अपने भतीजे का सामना नहीं करना चाहते थे। अगर सामना होता तो विक्रम नहीं जानते थे कि वह क्या कहेंगे या क्या कर बैठेंगे। हॉल में लौटकर विक्रम ने मेज पर रखे शैंपेन के गिलास को देखा। पीले रंग का तरल गिलास में चुपचाप हिल रहा था। विक्रम ने गिलास उठाया। कांच की ठंडक हथेली को छू रही थी, लेकिन विक्रम का दिल उससे भी ज्यादा ठंडा था। भतीजे के शब्द दिमाग में गूंज रहे थे, न बेटा है न पोता, आखिर में सब कुछ हमारा ही होगा। विक्रम ने गिलास नीचे रख दिया। टक की आवाज हुई, लेकिन किसी ने मुड़कर नहीं देखा। आसपास के लोग अभी भी हंस बोल रहे थे। विक्रम की सफलता का जश्न मना रहे थे। शैंपेन पी रहे थे, बधाई दे रहे थे और बिजनेस कार्ड बदल रहे थे। लेकिन विक्रम के लिए यह सब खोखला था। विक्रम हॉल पार करके टेरेस की ओर चले गए। रात की ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराई। विक्रम ने रेलिंग पर हाथ रखकर नीचे देखा। होटल के बगीचे में रोशनी थी और फव्वारे से पानी उछल रहा था। उन्हें अपना बेटा रोहन याद आया, वह बेटा जो काम के बोझ से अचानक गिर पड़ा और फिर कभी आंखें नहीं खोलीं। 5 साल बीत गए, लेकिन सब कुछ अभी भी ताज़ा था। अस्पताल के कॉरिडोर में भागना, डॉक्टर का सिर झुकाना, बेटे का ठंडा हाथ पकड़ना, वह पल। बहू अंजलि भी याद आई। भाई ने कहा था कि बेटे के मरते ही वह बीमा का पैसा लेकर गायब हो गई। सबूत भी था कि वह एक अनजान आदमी के साथ बीमा कंपनी गई थी और पोते आरव के असली पोते न होने की अफवाह। विक्रम ने इस पर विश्वास कर लिया था, या शायद वह विश्वास करना चाहते थे। अगर विश्वास न करते तो शायद जी नहीं पाते। विक्रम ने आंखें बंद कीं। 5 साल पहले अंतिम संस्कार में रोती हुई बहू का चेहरा धुंधला सा याद आया। क्या वह सब नाटक था? वह इतना फूट फूट कर रो रही थी। अंत में जो हंसता है वही विजेता होता है। भतीजे के शब्द फिर से कानों में गूंजे। विक्रम ने रेलिंग को कसकर पकड़ लिया। ठंडा लोहा उनकी हथेली में चुभ रहा था, लेकिन दर्द महसूस नहीं हुआ। विक्रम ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। एक भी तारा नहीं था, बस काला अंधेरा था। शहर की रोशनी इतनी तेज थी कि तारे कब के गायब हो चुके थे। टेरेस का दरवाजा खुला और कोई बाहर आया। संजय था। तुम यहां हो? संजय पास आया। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। 70वें जन्मदिन की बधाई। संजय की आवाज शांत थी, लेकिन विक्रम जानते थे उस आवाज के नीचे
छिपी कड़वाहट को। विक्रम अब भी चुप थे। संजय रेलिंग के सहारे खड़ा होकर बगीचे को देखने लगा। हम दोनों ने कितनी अलग जिंदगी जी है ना? तुम पढ़ाई में, कारोबार में, हर चीज में अच्छे थे और पिताजी से तारीफें पाते थे, और मैं जो भी करता था नाकाम रहता था और घर का नालायक बेटा माना जाता था। विक्रम ने मुंह खोला। भाई, लेकिन आखिर तक टिके रहना ही तो मायने रखता है ना? अंत में जो हंसता है वही असली विजेता होता है। विक्रम का दिल बैठ गया। यह वही बात थी जो उनके भतीजे ने कही थी। विक्रम ने धीरे से अपने भाई की ओर देखा। संजय हल्की सी मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहा था। विक्रम को उस मुस्कान में अजीब सी सिहरन महसूस हुई और वह कुछ नहीं कह सके। टेरेस पर सिर्फ ठंडी हवा बह रही थी। विक्रम होटल से निकलकर अपनी कार में बैठ गए। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन विक्रम सिर्फ खिड़की से बाहर देखते रहे। सड़क की बत्तियां धुंधली दिख रही थीं। उन्हें 5 साल पहले का वह दिन याद आया। अस्पताल का कॉरिडोर कीटाणुनाशक की गंध से भरा था। फ्लोरोसेंट लाइट इतनी तेज थी कि आंखें चौंधिया रही थीं। विक्रम आईसीयू के बाहर टहल रहे थे। डॉक्टर बाहर आए और सिर झुका लिया। हमें खेद है। आगे के शब्द सुनाई नहीं दिए। विक्रम के कान सुन्न हो गए थे। ऐसा लगा जैसे उनके घुटने जवाब दे देंगे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका बेटा मर गया है। ज्यादा काम करने की वजह से दिल का दौरा पड़ा। उनका दिल सह नहीं सका। डॉक्टर के शब्द धीरे धीरे उनके कानों में पहुंचे। विक्रम ने आईसीयू का दरवाजा धकेला। सफेद चादर से ढका एक बिस्तर दिखा। विक्रम ने चादर हटाई। 39 साल के बेटे का चेहरा सामने आया। वह शांत लग रहा था, जैसे सो रहा हो। रोहन, आवाज कांप रही थी। विक्रम ने बेटे का हाथ पकड़ा। वह ठंडा और सख्त था। बचपन में बेटे का हाथ छोटा और गर्म होता था, अब वह इतना ठंडा हो गया था। अंतिम संस्कार में मेहमानों की भीड़ थी। बहू अंजलि शोक मनाने वालों की जगह पर बैठी लगातार रो रही थी। उसकी आंखें सूज गई थीं और आवाज बैठ गई थी। 5 साल का पोता आरव अपनी मां की साड़ी का पल्लू पकड़े खड़ा था। दादाजी, आरव ने धीमी आवाज में पुकारा। विक्रम ने पोते को गोद में उठा लिया। बच्चे के शरीर की गर्मी गर्म थी। यह जीवित होने का सबूत था। संजय पास आया। काले सूट में भाई ने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा। यह एक छोटा सा सांत्वना था, लेकिन विक्रम को अच्छा लगा। भाई का पास होना ही काफी था। अंतिम संस्कार के लगभग 1 हफ्ते बाद बहू अंजलि गायब हो गई। सुबह उठने पर वह घर पर नहीं थी और फोन भी नहीं उठा रही थी। पोता आरव भी साथ में गायब था। विक्रम को चिंता हुई। उन्हें डर था कि कहीं कुछ हो न गया हो। उन्होंने बहू को लगातार फोन किया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। उस शाम संजय आया। वह हमेशा की तरह नहीं, बल्कि गंभीर चेहरे के साथ था। भाई, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। भाई लिविंग रूम के सोफे पर बैठ गया। विक्रम भी सामने बैठ गए। बहू की बात है। भाई ने बात शुरू की। उसकी आवाज सतर्क थी। मुझे लगता है अपनी बहू अपने बेटे के बीमा के पैसे लेकर भाग गई है। विक्रम का दिमाग सुन्न हो गया। क्या? बीमा के पैसे? भाग गई? यह तुम क्या कह रहे हो? मुझे संयोग से पता चला कि रोहन के नाम पर 20 करोड़ रुपए की बीमा पॉलिसी थी और नॉमिनी बहू थी। विक्रम का दम घुटने लगा। 20 करोड़ का आंकड़ा उनके कानों में गूंज रहा था। और बहू कल बीमा कंपनी गई थी। मेरा एक जानने वाला उस कंपनी में काम करता है। उसने बताया कि बहू एक अनजान आदमी के साथ आई थी। भाई की बात सुनकर विक्रम ने सिर हिलाया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं हो सकता। हमारी बहू ऐसी नहीं है। मैं भी यही मानना चाहता हूं, लेकिन सबूत है। भाई ने अपना फोन निकाला। स्क्रीन पर एक तस्वीर थी। बीमा कंपनी की लॉबी का सीसीटीवी फुटेज। अंजलि एक अनजान आदमी के साथ चल रही थी। आदमी लंबा और हृष्ट-पुष्ट था। विक्रम के हाथ कांपने लगे। तस्वीर में अंजलि साफ दिख रही थी। काले रंग का सूट पहने, लंबे बालों को एक तरफ किए हुए। तुम जानते हो यह आदमी कौन है? भाई ने पूछा। विक्रम ने सिर हिलाया। वह उसे पहली बार देख रहे थे। मैं भी नहीं जानता, लेकिन एक अजीब बात है। भाई ने तस्वीर को जूम किया। आदमी का चेहरा बड़ा हो गया। इस आदमी का चेहरा कुछ कुछ आरव से नहीं मिलता। विक्रम ने तस्वीर को ध्यान से देखा। आदमी की आंखें, नाक, होंठ,
विक्रम ने सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं मिलता। नहीं, ध्यान से देखो, आंखों को देखो, बिल्कुल आरव जैसी हैं, भाई ने जोर देकर कहा। विक्रम ने फिर से तस्वीर देखी। शायद आंखें थोड़ी मिलती हैं, नाक भी देखो, आरव की नाक जैसी ही है और होंठों का आकार भी। भाई लगातार बोलता रहा। विक्रम ने तस्वीर और अपने पोते आरव के चेहरे की मन में तुलना की। भाई के कहने पर शायद थोड़ा बहुत मिलता जुलता लग रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं? भाई ने सावधानी से बात आगे बढ़ाई कि आरव रोहन का असली बेटा न हो। विक्रम का दिल बैठ गया। असली बेटा नहीं, पोता? बकवास मत करो, विक्रम चिल्लाए, लेकिन भाई शांत था। मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन सोचो, बहू अचानक क्यों गायब हो गई? क्या वह बीमा के पैसे लेकर इस आदमी के साथ भाग गई और आरव को इसलिए ले गई क्योंकि वह इस आदमी का असली बेटा है? भाई के शब्द विक्रम के दिमाग में गहरे बैठ गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आरव रोहन जैसा दिखता है। विक्रम ने इनकार किया, लेकिन भाई रुका नहीं। सच में? क्या आरव रोहन के बचपन जैसा दिखता है? सच बताओ, मुझे तो कभी नहीं लगा कि वे एक जैसे दिखते हैं। भाई की बात पर विक्रम चुप हो गए। सच तो यह था कि आरव अपने पिता रोहन जैसा ज्यादा नहीं दिखता था। रोहन के बचपन में नैन नक्श तीखे थे, लेकिन आरव थोड़ा अलग था। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? वह अभी छोटा है, इसलिए बड़े होकर पिता का चेहरा आ जाता है, विक्रम ने कहा। भाई ने एक लंबी सांस ली। अगर तुम ऐसा सोचना चाहते हो तो सोचो, लेकिन मेरी बात पर एक बार सोचना। बहू का अचानक गायब हो जाना, एक अनजान आदमी के साथ बीमा कंपनी में दिखना और उस आदमी का आरव से मिलना जुलना, क्या यह सब संयोग हो सकता है? विक्रम ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। वह इसे स्वीकार नहीं कर सकते थे। पोता आरव उनका अपना खून नहीं है, यह सोचना भी उन्हें गवारा नहीं था। हमें पता लगाना होगा, बहू से संपर्क करके पूछो, भाई ने कहा। लेकिन बहू अभी भी फोन नहीं उठा रही थी। न मैसेज, न कॉल, कोई जवाब नहीं। कुछ दिन बीत गए, बहू नहीं लौटी और भाई के शब्द लगातार दिमाग में घूमते रहे। बीमा के पैसे, अनजान आदमी और पोते का चेहरा। एक हफ्ते बाद विक्रम ने फिर से तस्वीर निकाली, सीसीटीवी में कैद उस आदमी के चेहरे की, और पोते आरव की तस्वीर भी साथ रखी। पहली बार देखने पर लगा था कि बिल्कुल नहीं मिलते, लेकिन बार बार देखने पर आंखें थोड़ी मिलती जुलती लगने लगीं और नाक का आकार भी। भाई की आवाज कानों में गूंजी, मिलता है, बिल्कुल एक जैसा है। विक्रम ने सिर हिलाया। नहीं, आरव मेरा पोता है। लेकिन शक जहर की तरह धीरे धीरे फैल रहा था। अपने स्टडी रूम में बैठकर उन्होंने पोते आरव की दूसरी तस्वीरें निकालीं। हंसता हुआ आरव, खेलता हुआ आरव, अपने पिता को गले लगाता हुआ आरव। उन्होंने बेटे रोहन से तुलना की। वे इतने अच्छे पिता पुत्र थे, क्या वे असली पिता पुत्र नहीं थे? विक्रम के हाथ कांपने लगे। वह निश्चित नहीं थे। सब कुछ विक्रम को भ्रमित कर रहा था। विक्रम ने तस्वीरें नीचे रखकर खिड़की से बाहर देखा। रात के आसमान में एक भी तारा नहीं था। 70वें जन्मदिन की पार्टी वाली रात। विक्रम सो नहीं पाए। बिस्तर पर लेटे वह छत को देखते हुए करवटें बदलते रहे। भतीजे के शब्द, भाई के शब्द, लोगों की कानाफूसी, सब उनके कानों में गूंज रहे थे। सुबह 4 बजे विक्रम उठ गए। वह अब और लेटे नहीं रह सकते थे। उन्होंने कपड़े बदले और घर से निकल पड़े। ड्राइवर को जगाना ठीक नहीं लगा, इसलिए विक्रम ने खुद गाड़ी की चाबी उठाई। वह गाड़ी चलाकर कहीं निकल पड़े। बिना किसी मंजिल के बस चलते रहे। शहर की रोशनी धीरे धीरे धुंधली होती गई और जल्द ही समंदर दिखने लगा। विक्रम ने गाड़ी रोकी। वह किनारे पर उतरे तो ठंडी हवा चेहरे से टकराई। नमकीन गंध नाक में भर गई। लहरों की आवाज कानों में गूंज रही थी। विक्रम किनारे किनारे चलने लगे। अंधेरे में सफेद झाग दिख रहा था। दूर कुछ हिलता हुआ दिखा। एक इंसान था, एक औरत थी। औरत किनारे के अंत में खड़ी समंदर को देख रही थी। हवा में उसके लंबे बाल उड़ रहे थे। विक्रम रुक गए। कुछ अजीब था। औरत की मुद्रा अस्थिर लग रही थी, जैसे वह कांप रही हो, जैसे कभी भी गिर जाएगी। तभी औरत लहरों में चलने लगी। अरे सुनिए, विक्रम चिल्लाए।
लेकिन हवा और लहरों की आवाज में उनकी आवाज दब गई। औरत नहीं रुकी। घुटनों तक, कमर तक पानी में डूब गई। विक्रम दौड़ने लगे। उनके पैर साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन विक्रम दौड़े। सांस फूल रही थी, सीना फटने को था। रुकिए, खतरनाक है, विक्रम फिर चिल्लाए। औरत ने मुड़कर देखा, लेकिन वह नहीं रुकी, बल्कि और गहरे पानी में चली गई। कंधे तक पानी पहुंच गया। विक्रम ने कपड़े पहने ही समंदर में छलांग लगा दी। ठंडा पानी पूरे शरीर में फैल गया। सांस रुक गई, लेकिन विक्रम तैरकर औरत के पास पहुंचे। छोड़ दो मुझे, औरत चिल्लाई। विक्रम ने औरत का हाथ पकड़ लिया। नहीं, ऐसा मत करो। विक्रम ने औरत को खींचा। औरत ने विरोध किया, लेकिन उसमें ताकत नहीं थी। विक्रम ने पूरी ताकत लगाकर औरत को किनारे पर खींच लिया। वे रेत पर गिर पड़े। विक्रम हाँफ रहे थे, फेफड़े फटने को थे। बगल में लेटी औरत भी खांसते हुए तड़प रही थी। विक्रम ने मुश्किल से सिर घुमाकर औरत को देखा। भीगे बाल उसके चेहरे पर थे। विक्रम ने हाथ बढ़ाकर बाल हटाए। उसी पल विक्रम का हाथ रुक गया। यह बहू अंजलि थी। बहू। विक्रम की आवाज कांप रही थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। 5 साल से जिस बहू को नहीं देखा था, वह उनकी आंखों के सामने थी। बहू ने विक्रम को देखा। उसकी आंखें फैल गईं, होंठ कांपने लगे। बाबूजी, एक कमजोर आवाज। बहू का चेहरा बहुत खराब हो गया था। गाल अंदर धंस गए थे और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। होंठ फटे हुए थे और हाथ रूखे और फटे थे। 5 साल पहले की सुंदर छवि कहीं नहीं थी। यह सब क्या है? विक्रम कुछ बोल नहीं पा रहे थे। बहू ने उठकर बैठने की कोशिश की। भीगे कपड़ों से पानी टपक रहा था। माफ कीजिए बाबूजी, मैंने आपको परेशान कर दिया। बहू की आवाज में खनक नहीं थी। 5 साल पहले की साफ आवाज अब नहीं थी। क्या माफ करूं? तुम अभी क्या करने जा रही थीं? विक्रम चिल्लाए। बहू ने सिर झुका लिया। कांपते हाथों से उसने अपना चेहरा ढक लिया। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। बहू सिसकने लगी। उसके कंधे हिल रहे थे। आरव, आरव कहाँ है? विक्रम ने पूछा। बहू की सिसकियां और तेज हो गईं। मुझे नहीं पता। क्या? मैं बस जानना चाहती हूं कि मेरा बच्चा कहाँ है। बहू ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, आंसू गालों पर बह रहे थे। विक्रम का दिल जम गया। बच्चा कहाँ है नहीं पता? इसका क्या मतलब? क्या तुम आरव को लेकर नहीं गई थीं? नहीं, मैं आरव को लेकर नहीं गई थी। बहू चीख पड़ी। उसकी आवाज फटने जैसी हो गई थी। तो फिर आरव कहाँ है? मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता वह कहाँ है। बहू रेत पर बैठ गई। उसने दोनों हाथों से रेत को मुट्ठी में भर लिया। 5 सालों से हर 3 महीने में मुझे बस उसकी आवाज सुनाई देती थी, वह भी कुछ सेकंड के लिए, रोते हुए। बहू की आवाज धीरे धीरे धीमी हो गई। विक्रम का दिमाग खाली हो गया। 5 सालों से जिस बात पर वह विश्वास करते आए थे, वह सब हिल रहा था। भाई के शब्द, तस्वीरें, शक। विक्रम का माना हुआ सच टूटने लगा था। प्लीज, आरव को ढूंढ दीजिए। यह सिर्फ आप ही कर सकते हैं। बहू ने विक्रम के कपड़े का पल्लू पकड़ लिया। उसका हाथ ठंडा और कांप रहा था। विक्रम ने बहू को देखा। दुबला पतला शरीर, निराशा से भरी आंखें और मदद की गुहार लगाता चेहरा। क्या यह बीमा के पैसे लेकर दूसरे आदमी के साथ भागने वाली औरत का चेहरा है? समंदर की ठंडी हवा चल रही थी। विक्रम का पूरा शरीर कांप रहा था। क्या ठंड की वजह से या किसी और कारण से? विक्रम नहीं जानते थे, लेकिन एक बात साफ थी, इस पल सब कुछ बदलने लगा था। विक्रम ने बहू को कार में बिठाया। गीले कपड़ों से पानी टपककर सीट को भिगो रहा था, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। बहू पैसेंजर सीट पर सिकुड़ी हुई कांप रही थी। उसके दांत किटकिटाने की आवाज आ रही थी। विक्रम ने हीटर को फुल पर कर दिया, लेकिन बहू का कांपना नहीं रुका। यह सिर्फ ठंड की वजह से नहीं लग रहा था। अस्पताल चलते हैं, विक्रम ने कहा। बहू ने सिर हिलाया। मैं ठीक हूं। क्या ठीक है? अभी तुरंत चलना होगा। विक्रम ने कार स्टार्ट की। सुबह का समय होने के कारण सड़क खाली थी। स्ट्रीट लाइट की रोशनी कार की खिड़की से गुजर रही थी। विक्रम ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा। उनका दिमाग उलझा हुआ था। 5 सालों से जो बातें वह मानते आए थे, वे टूट रही थीं। भाई की बातें, तस्वीरें, बीमा के पैसे, क्या सब झूठ था? नहीं, 1 मिनट।
विक्रम ने सोचना बंद कर दिया। क्या यह सच में झूठ है? कहीं बहू अभी झूठ तो नहीं बोल रही? विक्रम ने तिरछी नजर से बहू को देखा। बहू खिड़की से बाहर देख रही थी। सूखा चेहरा, रूखे हाथ, फटे पुराने कपड़े। रोहन के साथ रहते हुए जो सलीकेदार रूप वह दिखाते थे, वह अब कहीं नहीं था। क्या 20 करोड़ रुपए वाले व्यक्ति का रूप ऐसा होता है? विक्रम के मन में सवाल उठा। अगर उसने बीमा के पैसे लिए होते तो वह इतनी दयनीय हालत में नहीं होती। वह होटल में रहती, अच्छे कपड़े पहनती और आराम की जिंदगी जीती। लेकिन भाई के शब्द याद आए। बहू बीमा के पैसे लेकर भाग गई। बीमा कंपनी के सीसीटीवी में अनजान आदमी के साथ की तस्वीर भी। विक्रम ने सिर हिलाया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस पर विश्वास करें। वे अस्पताल पहुंचे। इमरजेंसी रूम के डॉक्टर ने बहू की जांच की। तापमान, ब्लड प्रेशर, पल्स मापा और स्टेथोस्कोप से दिल की आवाज सुनी। हाइपोथर्मिया है, भर्ती करना पड़ेगा, डॉक्टर ने कहा। विक्रम ने सिर हिलाया। बहू को अस्पताल के कपड़े पहनाकर कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। सफेद बिस्तर पर लेटी बहू और भी छोटी लग रही थी। ड्रिप लगी हुई उसकी कलाई हड्डियों का ढांचा लग रही थी। विक्रम बिस्तर के पास कुर्सी पर बैठ गए। बहू ने आंखें बंद कर रखी थीं। पता नहीं वह सो रही थी या जागी हुई थी। विक्रम बहू के चेहरे को देखने लगे। उन्हें बेटे रोहन के अंतिम संस्कार में रोती हुई बहू का चेहरा याद आया। तब भी वह इतनी ही पीली थी। पति को खोने के दुख में वह टूट गई थी। क्या वह नाटक था? विक्रम के मन में शक ने सिर उठाया। क्या वह असल में बीमा के पैसों के पीछे थी? क्या वह पति के मरने का इंतजार कर रही थी? नहीं। विक्रम ने फिर से सिर हिलाया। उन्होंने बेटे और बहू को प्यार करते देखा था, हाथ पकड़कर हंसते हुए, साथ में आरव को पालते हुए। यह झूठ नहीं हो सकता था। तो क्या बहू की अभी की बातें सच हैं कि उससे बीमा के पैसे छीन लिए गए और बच्चा भी? विक्रम ने खिड़की से बाहर देखा। सुबह हो रही थी। आसमान धीरे धीरे रोशन हो रहा था। पता लगाना होगा, विक्रम ने सोचा। बहू की बातें सच हैं या झूठ, यह पता लगाना होगा। लेकिन कैसे? कैसे पता लगा सकते हैं? क्या भाई से पूछें? नहीं, भाई तो पहले से ही मान चुका था कि बहू भाग गई है। भाई से कहने पर मामला और उलझ जाएगा। विक्रम ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। सिर में दर्द हो रहा था। अब तक की गलतफहमी और शक और इस पल की उलझन, सब कुछ विक्रम पर भारी पड़ रहा था। बाबूजी, बहू ने आंखें खोलीं। विक्रम को देखती उसकी आंखों में विनती थी। मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच में। बहू की आवाज कांप रही थी। विक्रम जवाब नहीं दे सके। वह विश्वास करना चाहते थे, लेकिन भाई के शब्द और सबूतों को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। पहले आराम करो, बाद में धीरे धीरे बात करेंगे, विक्रम ने मुश्किल से कहा। बहू ने अपने होंठ काट लिए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। विक्रम उठे। वह कमरे से बाहर निकलकर कॉरिडोर में चले। खिड़की के बाहर पूरी तरह से रोशन हो चुका आसमान दिख रहा था। एक नया दिन शुरू हो रहा था। लेकिन विक्रम का मन अभी भी अंधेरे में था। क्या सच है? किस पर विश्वास करें? उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह वेंडिंग मशीन के सामने खड़े हुए। उन्होंने कॉफी का बटन दबाया। एक गर्म कागज का कप नीचे गिरा। विक्रम ने कप उठाया, लेकिन पिया नहीं। बस हाथ से उसकी गर्मी महसूस करते रहे। अगर मैंने गलत फैसला लिया तो क्या होगा? विक्रम के मन में डर फैल गया। अगर बहू पर विश्वास किया और वह झूठ निकली तो? या अगर बहू पर शक किया और वह सच निकली तो? 5 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था। उन्होंने भाई की बात पर विश्वास किया और बहू से मुंह मोड़ लिया था। बिना जांच किए, बिना पूछे, बस मान लिया था। उसका नतीजा आज यह स्थिति थी। विक्रम ने आंखें बंद की। इस बार गलती नहीं करनी थी। सावधानी से, धीरे धीरे जांच करनी थी। लेकिन समय नहीं था। अगर पोता आरव कहीं है तो वह इस पल भी खतरे में हो सकता है। उसे जल्दी ढूंढना था। विक्रम ने कॉफी का एक घूंट पिया। कड़वा स्वाद जीभ पर फैल गया। फैसला करना था। इसी पल विक्रम कमरे में लौटे। बहू अभी भी बिस्तर पर लेटी थी। खिड़की से बाहर देखती उसकी आंखें खाली थीं। बहू, विक्रम ने पुकारा। बहू ने धीरे धीरे सिर घुमाया। तुम्हारा पुराना मोबाइल फोन अभी भी तुम्हारे पास है? बहू ने सिर हिलाया। उसने अपनी जेब से एक पुराना फोन निकाला।
स्क्रीन टूटी हुई थी और पीछे खरोंचों के निशान थे। क्या इसका डेटा रिकवर हो सकता है? बहू ने पूछा। उसकी आवाज में उम्मीद थी। कोशिश करनी होगी। विक्रम ने फोन ले लिया। वह भारी था, 5 साल के सच का वजन। विक्रम ने एक विशेषज्ञ को बुलाया। डेटा रिकवरी एक्सपर्ट दोपहर में पहुंचा। एक नौजवान लैपटॉप और कई तरह के उपकरण लेकर कमरे में आया। इसमें थोड़ा समय लगेगा, विशेषज्ञ ने कहा। विक्रम ने सिर हिलाया। बहू बिस्तर पर बैठी अपने हाथों को कसकर पकड़े हुए थी। 2 घंटे बीत गए। विशेषज्ञ ने सिर उठाया। हो गया। विक्रम का दिल धड़कने लगा। बहू ने सांस रोक ली। पहले मैसेज देखेंगे? विशेषज्ञ ने लैपटॉप की स्क्रीन घुमाई। मैसेज की लिस्ट दिख रही थी। विक्रम स्क्रीन के पास गए। पहला मैसेज था, आरव को देखना चाहती हो तो जैसा कहा जाए वैसा करो। पुलिस को बताया तो बच्चे को फिर कभी नहीं देख पाओगी। विक्रम के हाथ कांपने लगे। उन्होंने दूसरे मैसेज पर क्लिक किया। 20 करोड़ तैयार रखो। कल दोपहर 2 बजे बीमा कंपनी के सामने आओ। अकेली आना। किसी को भी बताया तो आरव को विदेश भेज दूंगा। तीसरा मैसेज था, अच्छा किया, पैसे मिल गए। अब अपने ससुर से दूर चली जाओ। दोबारा संपर्क मत करना। ऐसा करोगी तो हर 3 महीने में बच्चे की आवाज सुनवा दूंगा। विक्रम स्क्रीन को घूरते रहे। बहू ने झूठ नहीं बोला था। उसे सच में धमकाया गया था। कॉल रिकॉर्डिंग भी है। विशेषज्ञ ने एक फाइल खोली। उसने प्ले बटन दबाया। मां, एक बच्चे की आवाज थी। विक्रम का दिल बैठ गया। यह पोते आरव की आवाज थी। आरव, बेटा, मैं हूं। तुम ठीक हो? कहाँ हो? बहू की आवाज सुनाई दी। कांपती हुई, घबराई हुई आवाज। मां, मुझे आपकी याद आती है। बस। एक अनजान आदमी की आवाज बीच में आई। ठंडी और कठोर आवाज। कॉल कट गई। विक्रम लगभग गिर पड़ते। बहू पहले से ही सिसक रही थी। दोनों हाथों से चेहरा ढके उसके कंधे हिल रहे थे। अगली रिकॉर्डिंग सुनेंगे? विशेषज्ञ ने सावधानी से पूछा। विक्रम ने सिर हिलाया। दूसरी रिकॉर्डिंग चली। मां, मुझे घर जाना है। आरव की आवाज में रोना था। विक्रम की आंखें भर आईं। मैं जल्द ही तुम्हें लेने आऊंगी। बस थोड़ा इंतजार करो। मां तुम्हें जरूर लेने आएगी। बहू की आवाज भी रो रही थी। अगर तुम मां की बात मानोगे तो जल्द ही मिल पाओगे। हां, तो अच्छे बच्चे बनकर रहना, ठीक है? हम। समय खत्म हुआ। फिर से उस आदमी की आवाज आई। कॉल कट गई। विक्रम ने आंखें बंद कर लीं। 5 सालों से हर 3 महीने में बहू को सिर्फ इतनी छोटी सी कॉल करने को मिलती थी। पोते की आवाज कुछ सेकंड सुनकर ही फोन काटना पड़ता था। तीसरी, चौथी, 5वीं रिकॉर्डिंग चलती रही। हर बार छोटी। आरव की आवाज धीरे धीरे धीमी होती गई और बहू और भी हताश होती गई। आखिरी रिकॉर्डिंग थी। मां, आरव, अगली बार से कुछ नहीं होगा। तुमने मेरी बात नहीं मानी। आदमी की आवाज ने ठंडक से कहा। नहीं, मैंने क्या गलत किया? बताइए, मैं सब कुछ करूंगी। बहू चीख पड़ी। अब कोई कॉल नहीं होगी। बच्चे को भी नहीं देख पाओगी। आदमी ने कहा। कॉल कट गई। वह आखिरी थी। विक्रम ने स्क्रीन को देखा। बहू फर्श पर बैठकर रो रही थी। विक्रम बहू के पास गए। उन्होंने घुटने टेककर बहू के कंधे पकड़े। मुझे माफ कर दो। विक्रम की आवाज फट गई। मैंने तुम पर शक किया। भाई की बात मानकर, बिना जांच किए। बहू ने सिर उठाया। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। बाबूजी, मैं गलत था। मैंने गलत समझा। विक्रम ने बहू को गले लगा लिया। बहू विक्रम के सीने से लगकर चुपचाप रोती रही। विक्रम ने बहू की पीठ थपथपाई। अगर बेटा रोहन जिंदा होता तो वह भी अभी अपनी पत्नी को ऐसे ही गले लगाता। पहले अपने पोते को वापस लाते हैं, विक्रम ने कहा। बहू ने सिर उठाया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उम्मीद की किरण। सच में? हां, अब मैं इस मामले को अपने हाथ में लूंगा। मैं आरव को जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। विक्रम उठे। उन्होंने विशेषज्ञ को देखा। इन सभी फाइलों को कॉपी करके सेव कर लीजिए। जी, ठीक है। विक्रम ने अपना फोन निकाला। उन्होंने एक नंबर डायल किया। यह एक पुराना इंस्पेक्टर साहब, मैं विक्रम सिंह बोल रहा हूं। मुझे आपसे एक मदद चाहिए। विक्रम की आवाज में दृढ़ता थी। उन्होंने फैसला कर लिया था। अब वह पीछे नहीं हटेंगे। क्या आप मुझे किसी अच्छे प्राइवेट जासूस का नंबर दे सकते हैं? बहुत जरूरी है।
कॉल चलती रही। विक्रम ने खिड़की से बाहर देखा। सूरज पश्चिम की ओर झुक रहा था। एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी थी। 2 दिन बाद जासूस आया। 30-35 साल का एक आदमी, काले जैकेट में। उसका नाम अर्जुन खन्ना था। मुझे सारी फाइलें मिल गई हैं। अर्जुन ने अपना लैपटॉप खोला। स्क्रीन पर बहू के फोन से रिकवर किया गया डेटा व्यवस्थित था। मैंने कॉल रिकॉर्डिंग में बैकग्राउंड की आवाज़ों का विश्लेषण किया है। बच्चे की आवाज़ के पीछे जो शोर है उसे अलग किया है। अर्जुन ने एक फाइल चलाई। यह आरव की आवाज़ नहीं, बल्कि उसके पीछे की आवाज़ थी, जिसे तेज कर दिया गया था। हल्की सी घंटी की आवाज़ सुनाई दी। यह मंदिर की घंटी है। लगता है रोज दोपहर में बजती है। विक्रम ने स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित किया। अर्जुन ने एक नक्शा खोला। उसने मैसेज भेजने की लोकेशन को ट्रैक किया। दायरा 5 किलोमीटर तक सीमित हो गया था। नक्शे पर एक लाल गोला बना हुआ था। विक्रम ने उस इलाके को देखा। यह शहर का बाहरी इलाका था। इस इलाके में 3 अनाथालय हैं। मैं एक एक करके जांच करूंगा, अर्जुन ने कहा। विक्रम ने सिर हिलाया। 4 दिन बीत गए। अर्जुन का फोन आया। मिल गया। चिराग अनाथालय है। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। बहू बिस्तर से उछल पड़ी। हम अभी आते हैं, विक्रम ने कहा। वे जल्दी से कार में बैठे। बहू भी साथ थी। वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, लेकिन बहू ने जाने की जिद की। कार शहर से बाहर निकली। हाईवे पर दौड़ते हुए वे बाहरी इलाके की ओर बढ़े। लगभग 1 घंटे बाद अनाथालय दिखा। यह एक पुरानी 2 मंजिला इमारत थी। दीवारों का पेंट उखड़ा हुआ था, लोहे का गेट जंग लगा हुआ था और एक छोटा सा आंगन था। माहौल उदास था। अर्जुन मुख्य द्वार के सामने खड़ा था। विक्रम और बहू कार से उतरे। मैंने मैनेजर से बात कर ली है, आप अंदर आ सकते हैं। अर्जुन ने दरवाज़ा खोला। कॉरिडोर में अंधेरा था। पुरानी कीटाणुनाशक की गंध आ रही थी। उन्होंने मैनेजर के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से जवाब आया, आ जाइए। दरवाज़ा खोलकर वे अंदर गए। 50 साल की एक महिला मेज पर बैठी थी। उसका चेहरा थका हुआ लग रहा था। आप आरव को ढूंढने आए हैं? मैनेजर ने पूछा। विक्रम ने सिर हिलाया। हाँ, वह मेरा पोता है। मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैनेजर ने एक लंबी सांस ली। उस बच्चे को 2 दिन पहले ही कोई आकर ले गया। विक्रम का दिल बैठ गया। बहू दीवार के सहारे लड़खड़ा गई। 2 दिन पहले? विक्रम की आवाज कांप रही थी। हाँ, एक व्यक्ति ने खुद को उसका अभिभावक बताकर उसे ले गया। अभिभावक? कौन आया था? एक आदमी था। 30-35 साल का लग रहा था। मैनेजर ने याद करने की कोशिश की। सीसीटीवी है? अर्जुन ने पूछा। मैनेजर ने सिर हिलाया। है, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है। मैनेजर विक्रम और उनके साथियों को एक छोटे से कमरे में ले गई। दीवार पर एक पुराना मॉनिटर लगा था। मैनेजर ने 2 दिन पहले का वीडियो निकाला। स्क्रीन पर एक आदमी दिखा। उसने टोपी पहन रखी थी। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। आदमी मैनेजर से बात कर रहा था। क्या पास का कोई और फुटेज है? अर्जुन ने पूछा। मैनेजर ने दूसरे कैमरे का वीडियो लगाया। यह कॉरिडोर का सीसीटीवी था। आदमी आरव का हाथ पकड़कर जा रहा था। आरव ने सिर झुका रखा था। आदमी का बायां हाथ दिखा। विक्रम ने स्क्रीन पर अपना चेहरा करीब किया। बाएं हाथ में एक मोटी अंगूठी थी, सोने की। उस पर एक अजीब सा डिजाइन बना हुआ था। 1 मिनट, क्या पीछे का कोई एंगल है? अर्जुन ने पूछा। मैनेजर ने मुख्य द्वार के सीसीटीवी पर स्विच किया। आदमी आरव को लेकर बाहर जा रहा था। उसकी पीठ दिख रही थी। जैसे ही आदमी ने सिर घुमाया, उसकी गर्दन का पिछला हिस्सा थोड़ा सा दिखा। एक छोटा सा निशान था। विक्रम स्क्रीन को घूरते रहे। बाएं हाथ में मोटी अंगूठी, गर्दन के पीछे छोटा सा निशान। ऐसा लगा जैसे कहीं देखा हो। निश्चित रूप से देखा था। सेठ जी, क्या आप इन्हें जानते हैं? अर्जुन ने पूछा। विक्रम ने सिर हिलाया, लेकिन उनके मन में एक बेचैनी थी, एक जानी पहचानी सी भावना। क्या आप इस वीडियो को कॉपी कर सकते हैं? अर्जुन ने मैनेजर से पूछा। मैनेजर ने सिर हिलाते हुए एक यूएसबी निकाली। बहू स्क्रीन को घूर रही थी। उसने हाथ से मुंह ढक रखा था और सिसक रही थी। आरव, बेटा, मां को देर हो गई। मुझे माफ कर दो। बहू की आवाज कांप रही थी। विक्रम ने बहू के कंधे पर हाथ रखा। चिंता मत करो, हम उसे जल्द ही ढूंढ लेंगे।
लेकिन विक्रम की आवाज भी कांप रही थी। 2 दिन पहले अगर वे थोड़ा जल्दी आ जाते तो अपने पोते से मिल सकते थे। अर्जुन ने वीडियो लेकर लैपटॉप में ट्रांसफर किया। उसने स्क्रीन को जूम करके आदमी की अंगूठी और निशान को ध्यान से देखा। यह अंगूठी ऑर्डर पर बनवाई गई लगती है। डिजाइन बहुत अजीब है, अर्जुन ने कहा। और यह निशान भी खास है, किसी सर्जरी का निशान लगता है। विक्रम आदमी की पीठ को लगातार देखते रहे। कद, काठी, चलने का तरीका, सब कुछ जाना पहचाना था। विक्रम ने आंखें बंद करके याद करने की कोशिश की। कहाँ देखा था, कब देखा था? विक्रम के दिमाग में कुछ कौंधा, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाए। जैसे धुंध में हो। मैं बाहर जाकर और जांच करूंगा। इस अंगूठी के डिजाइन से हम उसे ट्रैक कर सकते हैं, अर्जुन ने कहा। विक्रम ने सिर हिलाया, लेकिन उनका मन भारी था। वे कार में बैठे। बहू खिड़की से बाहर देख रही थी। आंसू गालों पर बह रहे थे। विक्रम ने फिर से उस आदमी की पीठ को याद किया। निश्चित रूप से कहीं देखा था, यादों के किसी कोने में। विक्रम ने मुट्ठी भींची। वह इसे जरूर याद करेंगे और अपने पोते को ढूंढ निकालेंगे। 3 दिन बाद अर्जुन का फोन आया। आदमी मिल गया। अनाथालय के सीसीटीवी में जो अंगूठी थी वह ऑर्डर पर बनी थी। सुनार को ट्रैक किया तो ऑर्डर का रिकॉर्ड मिल गया। विक्रम का दिल धड़कने लगा। वह अभी कहाँ है? शहर में है। मैं अभी उसका पीछा कर रहा हूं। पता भेजो, हम अभी आते हैं। विक्रम बहू को लेकर कार में बैठे। अर्जुन के भेजे पते पर पहुंचे। एक कैफे के सामने अर्जुन कार में इंतजार कर रहा था। वह रहा वह आदमी। अर्जुन ने कैफे की खिड़की की ओर इशारा किया। 30-35 साल का एक आदमी कॉफी पी रहा था। उसने टोपी पहन रखी थी, लेकिन बाएं हाथ में मोटी सोने की अंगूठी साफ दिख रही थी। उसे खोना नहीं है, पीछा करते हैं, अर्जुन ने कहा। 30 मिनट बाद आर्गर को कान 30 मिनट बाद आदमी कैफे से निकला। वह अपनी कार में बैठा और चल पड़ा। विक्रम की कार उसके पीछे लग गई। वे शहर से निकलकर एक रिहायशी इलाके में पहुंचे। आदमी की कार एक घर के सामने रुकी। यह एक 2 मंजिला घर था, साफ सुथरा, व्यवस्थित बगीचे के साथ। आदमी कार से उतरकर गेट से अंदर गया। उसने मुख्य दरवाजा खोला और घर के अंदर गायब हो गया। यह वही घर है, अर्जुन ने कहा। विक्रम ने घर को देखा। दूसरी मंजिल की खिड़की का पर्दा थोड़ा सा हिला। क्या बच्चा अंदर होगा? बहू ने कांपती आवाज में पूछा। देखना होगा। अर्जुन कार से उतरा। वह सावधानी से घर के पास गया। उसने दीवार के ऊपर से दूसरी मंजिल को देखा। खिड़की में कोई हलचल दिखी, एक छोटी सी परछाई। अर्जुन वापस आया। लगता है बच्चा है। दूसरी मंजिल पर। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। फैसले का समय था। अंदर चलते हैं। पुलिस को बुलाने का समय नहीं है। अगर आदमी को पता चल गया तो वह बच्चे को लेकर भाग जाएगा, विक्रम ने कहा। अर्जुन ने सिर हिलाया। वे गेट के पास गए। वह बंद था। अर्जुन ने दीवार को देखा। मैं चढ़ सकता हूं। अर्जुन दीवार पर चढ़ गया। उसने अंदर से गेट खोला। विक्रम और बहू अंदर गए। वे चुपचाप मुख्य दरवाजे तक पहुंचे। अर्जुन ने घंटी बजाई। अंदर से कदमों की आवाज आई। दरवाजा खुला। आदमी सामने था। उसने टोपी उतार रखी थी। चेहरा साफ दिख रहा था। आंखें मिलीं। कौन? आदमी घबरा गया। अर्जुन ने फुर्ती से आदमी को पकड़ लिया। आदमी ने छटपटाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसकी बांह मरोड़कर उसे काबू में कर लिया। हिलो मत, अर्जुन चिल्लाया। विक्रम और बहू घर के अंदर गए। आरव, बहू चिल्लाई। दूसरी मंजिल से आवाज आई। वह सीढ़ियों से ऊपर भागी। उसने एक कमरे का दरवाजा खोला। बिस्तर पर एक बच्चा बैठा था, लगभग 10 साल का। पोता आरव। आरव। बहू दौड़कर आरव को गले लगा लिया। आरव कुछ पल के लिए स्तब्ध रहा, फिर कांपते हाथों से बहू को गले लगा लिया। माँ, सच में आप हो? हाँ बेटा, माँ आ गई। देर से आने के लिए माफ कर दो। बहू की आवाज सिसकियों में बदल गई। आरव फूट फूट कर रोने लगा। इतने समय तक अकेले माँ को याद करते हुए जो आंसू उसने रोके थे, वे आज फूट पड़े। विक्रम ने आरव को देखा। उसमें बेटे रोहन का चेहरा दिख रहा था। माथा, भौहें, होंठों का आकार, सब कुछ मिलता जुलता था। उन्होंने इस बच्चे पर कैसे शक किया?
विक्रम ने घुटने टेककर आरव की आंखों में देखा। आरव, बेटा, मैं तुम्हारा दादाजी हूं। अब सब ठीक है। दादाजी तुम्हें घर ले जाएंगे। विक्रम ने आरव के सिर पर हाथ फेरा। आरव ने विक्रम को देखकर सिर हिलाया। नीचे अर्जुन ने आदमी को बांध रखा था। विक्रम नीचे गए। पुलिस को बुलाने से पहले इस आदमी से पूछताछ करते हैं, विक्रम ने कहा। अर्जुन ने आदमी की जेबें तलाशीं। बटुआ, फोन, कार की चाबी निकली। अर्जुन ने फोन चेक किया। उसने मैसेज रिकॉर्ड खोला। विक्रम ने स्क्रीन पर देखा। आरव की देखभाल का पैसा ट्रांसफर कर दिया है। बच्चे को अनाथालय में शिफ्ट कर दो। कुछ समय तक संपर्क मत करना। मैसेज की एक लंबी सूची थी। अर्जुन ने भेजने वाले का नंबर चेक किया। यह नंबर किसका है? अर्जुन ने पूछा। विक्रम ने नंबर देखा। यह एक जाना पहचाना नंबर था। विक्रम के हाथ कांपने लगे। यह संजय का नंबर था। सेठ जी? अर्जुन ने फिर पूछा। विक्रम ने होंठ काट लिए। मेरे भाई का है। उनकी आवाज फट गई। अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। अर्जुन ने कॉल रिकॉर्ड भी चेक किया। उसी नंबर पर दर्जनों कॉल की गई थीं। बैंक ट्रांसफर का रिकॉर्ड भी था। हर महीने एक निश्चित राशि उसी ली गई थी, खाते से जमा की गई थी। इस घर के कागजात भी देखने होंगे। अर्जुन ने लैपटॉप निकाला। उसने पता डालकर सर्च किया। घर के कागजात स्क्रीन पर आ गए। मालिक संजय सिंह राठौड़। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दीवार के सहारे टिक गए। यह भाई का काम था। सब कुछ भाई ने किया था। पोते को कैद करना, बहू को धमकाना और बीमा के पैसे छीनना, यह सब भाई का काम था। वह भाई जिसके साथ उन्होंने पूरी जिंदगी बिताई थी। विक्रम ने आंखें बंद कर लीं। उनका दिल टूट गया। 70 साल की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा। विक्रम ने बहू और आरव को पहले घर भेज दिया। बच्चे को और डरने की जरूरत नहीं थी। विक्रम और अर्जुन ने आदमी को कार में बिठाया। आदमी के हाथ अभी भी बंधे हुए थे। कार चल पड़ी। विक्रम पीछे की सीट पर बैठे आगे बैठे आदमी को देख रहे थे। आदमी ने सिर झुका रखा था और कुछ नहीं बोल रहा था। विक्रम ने आदमी की पीठ को ध्यान से देखा। गर्दन के पीछे छोटा सा निशान, बाएं हाथ में मोटी सोने की अंगूठी। ऐसा लगा जैसे कहीं देखा हो। उन्होंने याद करने की कोशिश की। वह कद काठी, वह चलने का तरीका। तभी बिजली की तरह एक याद कौंधी। 3 साल पहले की बात थी। वह संजय की कंपनी में गए थे। भाई के ऑफिस के सामने इस आदमी को देखा था। वह भाई के साथ कॉरिडोर में बात कर रहा था। जैसे ही विक्रम पास आए, आदमी ने जल्दी से सिर झुका लिया और चला गया। तब भाई ने कहा था, यह मेरी कंपनी का कर्मचारी है, थोड़ा भरोसेमंद आदमी है। विक्रम का पूरा शरीर जम गया। यह भाई का ही आदमी था, जिसे भाई ने खुद काम पर रखा था। नहीं, विक्रम ने सिर हिलाया। नहीं, भाई ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन सारे सबूत भाई की ओर इशारा कर रहे थे। घर के कागजात, फोन के मैसेज और कॉल रिकॉर्ड, पैसे भेजने का रिकॉर्ड, और अब यह आदमी। विक्रम ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। वह मानना नहीं चाहते थे। वह खुद को बहलाते रहे कि भाई ऐसा नहीं कर सकता, कोई गलती हुई होगी। लेकिन अब और इनकार नहीं कर सकते थे। यह भाई ही था। सब कुछ भाई ने किया था। विक्रम के हाथ कांपने लगे। उनका दिल टूट रहा था। अर्जुन ने लैपटॉप खोला। मैंने इस आदमी की जानकारी निकाली है। परिवार की जानकारी भी मिल गई है। अर्जुन ने स्क्रीन विक्रम को दिखाई। उसके पिता थे। आपके पिता अभी कहाँ हैं? अर्जुन ने पूछा। आदमी ने होंठ काट लिए। अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं पता लगा लूंगा। बस समय की बात है। अर्जुन ने लैपटॉप पर कुछ टाइप किया। कुछ देर बाद स्क्रीन पर जानकारी आ गई। ओह, वह अस्पताल में भर्ती हैं, अर्जुन ने कहा। आदमी का चेहरा पीला पड़ गया। विक्रम ने आदमी को देखा। उनकी आंखें ठंडी पड़ चुकी थीं। अस्पताल में तो हादसे बहुत होते हैं। विक्रम ने धीरे धीरे कहा, सीढ़ियों से गिर सकते हैं या गलत दवा खा सकते हैं। बूढ़े लोगों को तो खासकर सावधान रहना पड़ता है। आदमी की आंखें फैल गईं। उसका शरीर कांपने लगा। तो क्या वह ठीक रहेंगे? तुम्हारे पिता? विक्रम की बात पर आदमी ने सिर झुका लिया। उसके कंधे झुक गए। मैं जो पूछ रहा हूं उसका सही सही जवाब दो, विक्रम ने कहा। आदमी ने धीरे धीरे सिर हिलाया। क्या संजय ने सीधे तुम्हें यह काम करने को कहा था?
हाँ, साहब ने खुद मुझसे संपर्क किया था। बच्चे की देखभाल करने के लिए विक्रम की मुट्ठी कांप रही थी। बहू को धमकाने का काम भी तुम्हारा था? हाँ, मैंने साहब के कहने पर ही किया था। मैसेज भेजना, फोन करना। उसे अनाथालय से क्यों निकाला? साहब बच्चे को विदेश में गोद दिलवाना चाहते थे। विक्रम की सांसें रुक गईं। विदेश में गोद? क्या? साहब ने कहा था, अगर बच्चा यहीं रहा तो परेशानी हो सकती है, इसलिए उसे विदेश भेज दो। उन्होंने पहले ही एक एजेंसी से बात कर ली थी और अगले हफ्ते उसे भेजने वाले थे। आदमी की आवाज धीरे धीरे धीमी हो गई, लेकिन अचानक उन्हें पता चला कि आप हरकत में आ गए हैं, तो साहब ने तुरंत फोन किया, कहा कि उसे फौरन दूसरी जगह ले जाओ। विक्रम अब और नहीं सुन सकते थे, उनके कान सुन्न हो गए। विदेश में गोद? क्या वह पोते को हमेशा के लिए उनसे दूर करना चाहता था? विक्रम ने खिड़की से बाहर देखा। सड़क की बत्तियां धुंधली हो गईं। उनकी आंखें भर आईं। भाई, जिसके साथ उन्होंने पूरी जिंदगी बिताई थी, बचपन में साथ खेलने वाला भाई, विक्रम के कारोबार में साथ देने वाला भाई, क्या वह सब झूठ था? 70वें जन्मदिन पर भाई की कही बात याद आई। अंत में जो हंसता है वही असली विजेता होता है। अब उन्हें उस बात का मतलब समझ में आया। भाई विक्रम का सब कुछ छीनना चाहता था। बेटे को खो चुके विक्रम से पोता भी छीनकर, उसे पूरी तरह अकेला बनाकर आखिर में विक्रम की संपत्ति पर कब्जा करना चाहता था। विक्रम ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। आंसू बह निकले। धोखा, और वह भी किसी और से नहीं, अपने भाई से। विक्रम का सीना फटने को था। भाई के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी वे सगे भाई थे। कभी कभी गुस्सा भी आता था, लेकिन आखिर में वह भाई था। वह हमेशा दूसरों से ज्यादा भाई का पक्ष लेते थे, उसकी मदद करते थे, और इसीलिए कुछ न कर पाने वाले भाई को कंपनी में डायरेक्टर का पद भी दिया था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई उनके साथ ऐसा कर सकता है। कार विक्रम के घर के सामने रुकी। विक्रम कार से उतरे। उनके पैरों में जान नहीं थी। वह लड़खड़ाए, लेकिन खुद को संभाल लिया। वह घर के अंदर गए। लिविंग रूम में बहू और आरव बैठे थे। आरव गर्म दूध पी रहा था। विक्रम ने आरव को देखा। पोता सुरक्षित था, यह सबसे बड़ी राहत थी। अगर थोड़ी और देर हो जाती तो वह हमेशा के लिए अपने पोते को खो देते। विक्रम सोफे पर बैठ गए। उनके पूरे शरीर की ताकत खत्म हो गई थी। बहू पास आई। बाबूजी, आप ठीक हैं? बहू ने पूछा। विक्रम ने सिर हिलाया, लेकिन वह ठीक नहीं थे। 5 साल पहले विक्रम ने भाई की बात पर विश्वास किया था। बिना जांच किए, बहू की बात सुने बिना, बस मान लिया था। उसका नतीजा आज यह स्थिति थी। यह विक्रम की गलती थी। बहू से मुंह मोड़ना, पोते की रक्षा न कर पाना, सब विक्रम की गलती थी। विक्रम ने आंखें बंद कीं। उन्हें अपनी गलती माननी थी, और अब से उन्हें सही तरीके से रक्षा करनी थी। बहू की, पोते की, इस परिवार की। विक्रम ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उन्होंने बहू और आरव को देखा। मुझे माफ कर दो, मैं तुम दोनों की रक्षा नहीं कर सका। विक्रम की आवाज फट गई। बहू ने सिर हिलाया। नहीं बाबूजी, अब सब ठीक है, बहू ने कहा। लेकिन विक्रम जानते थे कि यह तो बस शुरुआत है। विक्रम उठे। बैठने का समय नहीं था, अभी भी काम बाकी था। विक्रम स्टडी रूम में गए। मेज के सामने बैठकर उन्होंने फोन निकाला। उन्होंने अर्जुन को फोन किया। सारे सबूत तैयार कर दीजिए। फोन रिकॉर्ड, कॉल रिकॉर्डिंग, मैसेज, बैंक ट्रांसफर का रिकॉर्ड, घर के कागजात और उस आदमी का बयान भी। विक्रम की आवाज शांत थी, भावनाएं दब चुकी थीं। क्या आप इसे पुलिस को देंगे? अर्जुन ने पूछा। हाँ, देना होगा। कल सुबह मैं खुद पुलिस स्टेशन जाऊंगा। कॉल काटकर विक्रम ने खिड़की से बाहर देखा। रात गहरी हो रही थी। तारे अभी भी नहीं दिख रहे थे। अगले दिन सुबह विक्रम पुलिस स्टेशन गए। अर्जुन द्वारा तैयार किए गए दस्तावेजों के साथ। इंस्पेक्टर ने दस्तावेजों को ध्यान से देखा। सबूत पुख्ता हैं, हम तुरंत गिरफ्तारी वारंट के लिए आवेदन करेंगे, इंस्पेक्टर ने कहा। विक्रम ने सिर हिलाया। 2 दिन बाद संजय को गिरफ्तार कर लिया गया। विक्रम के फोन पर एक मैसेज आया। विक्रम ने फोन नीचे रखकर मैसेज पढ़ा। आरोपी संजय सिंह राठौड़ गिरफ्तार। विक्रम ने फोन मेज पर रख दिया। उनके हाथ कांप रहे थे।
भाई गिरफ्तार हो गया था। उनका अपना भाई अब जेल में था। विक्रम ने आंखें बंद कीं। उनका मन भारी हो गया। भाई को गिरफ्तार करवाने वाले वह खुद थे। सबूत इकट्ठा करके पुलिस को देने वाले भी विक्रम ही थे। लेकिन उन्हें कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि भाई ने पहले हद पार की थी। विक्रम ने बहू को ढूंढा। वह आरव के साथ लिविंग रूम में थी। आरव क्रेयॉन से चित्र बना रहा था। बहू, विक्रम ने पुकारा। बहू ने सिर उठाया। हाँ बाबूजी, कभी भी यह मत सोचना कि यह तुम्हारी गलती है। यह किसी की भी गलती नहीं है। अगर किसी को दोष देना ही है तो मुझे देना। अब मैं जिम्मेदारी लूंगा। मैं तुम्हारी और आरव की रक्षा करूंगा। विक्रम की आवाज में दृढ़ता थी। बहू की आंखों में आंसू भर आए। धन्यवाद बाबूजी, बहू ने कांपती आवाज में कहा। विक्रम ने आरव को देखा। आरव चित्र बनाने में व्यस्त था। वह एक घर बना रहा था। घर के सामने 3 लोग खड़े थे। विक्रम चुपचाप मुस्कुराए। अब शांति देने का समय था, बहू को भी और आरव को भी। 3 दिन बाद भतीजा घर आया। वही भतीजा जो 70वें जन्मदिन की पार्टी में वॉशरूम के कॉरिडोर में हंस रहा था। वही जिसने कहा था, चाचा जी के पास न बेटा है न पोता, इसलिए संपत्ति आखिर में हमारी होगी। चाचा जी। भतीजा अंदर आया। उसका चेहरा पीला था और आंखें लाल थीं। विक्रम सोफे पर बैठे हुए भतीजे को देखते रहे, बिना कुछ कहे। चाचा जी, प्लीज प्लीज मेरे पापा को बचा लीजिए। भतीजा पास आया। वह विक्रम के सामने घुटनों पर बैठ गया। चाचा जी, पापा ने गलती की। उनका दिमाग ठीक नहीं था। प्लीज शिकायत वापस ले लीजिए। भतीजे की आवाज कांप रही थी। विक्रम ने ठंडी नजरों से भतीजे को देखा। अगर आप पापा को माफ नहीं कर सकते तो कम से कम मुझे कंपनी से मत निकालिए। अगर मैं भी चला गया तो हमारा घर कैसे चलेगा? अपने बाप की तरह ही नालायक हो। विक्रम की आवाज ठंडी पड़ गई। चाचा जी, दफा हो जाओ। तुम जानते हो तुम्हारे बाप ने मेरे पोते के साथ क्या किया, फिर भी इस घर में आने की हिम्मत कैसे हुई? इंसान हो या जानवर। विक्रम उठे। उन्होंने भतीजे का सामना किया। मैं अभी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं तुम्हारे बाप जैसा न बनूं, लेकिन अगर तुम मेरे सामने रहे तो मेरा यह इरादा टूट जाएगा। भतीजा ने सिर झुका लिया। निकल जाओ, दोबारा मेरे सामने मत आना। चाचा जी, मैंने कहा निकल जाओ, विक्रम चिल्लाए। भतीजा लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा और मुख्य दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। विक्रम बैठ गए। उनके पूरे शरीर की ताकत खत्म हो गई थी। बहू ने आकर विक्रम के कंधे पर हाथ रखा। बाबूजी, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं, विक्रम ने कहा, लेकिन उनकी आवाज कांप रही थी। 1 हफ्ता बीत गया। विक्रम ने जेल में मिलने के लिए आवेदन किया। उन्हें भाई से मिलना था। वह सीधे सुनना चाहते थे कि उसने ऐसा क्यों किया। मिलने की इजाजत मिल गई। विक्रम कार में बैठकर जेल की ओर निकले। ग्रे रंग की दीवारें दिखीं। लोहे का गेट चरमराते हुए खुला। वह मुलाकात कक्ष में गए। एक छोटा सा कमरा। बीच में एक पारदर्शी एक्रेलिक की दीवार थी। दोनों तरफ कुर्सियां थीं। विक्रम कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने इंतजार किया। दरवाजा खुलने की आवाज आई। संजय अंदर आया। कैदी के कपड़ों में भाई दुबला लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों की चमक कम नहीं हुई थी, बल्कि और तीखी थी। भाई ने विक्रम को देखा और कुर्सी पर बैठ गया। एक्रेलिक की दीवार के आर पार 2 भाई आमने सामने बैठे थे। खामोशी छाई रही। भाई ने पहले मुंह खोला। आ गए तुम। भाई की आवाज सपाट थी। यह पछताने वाले की आवाज नहीं थी। विक्रम ने भाई को देखा। बचपन में साथ खेलने वाला, पिता के अंतिम संस्कार में साथ रोने वाला, विक्रम की शादी में बधाई देने वाला भाई। भाई? विक्रम की आवाज फट गई। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं सच में समझ नहीं पा रहा हूं। भाई हंसा। एक व्यंग्यात्मक हंसी। समझ? तुम क्या समझोगे? भाई की बातों में ठंडक थी। तुमने पूरी जिंदगी कभी कुछ नहीं समझा। मेरे मन को, एक बड़ा भाई होने के दर्द को। भाई, तुम्हारे पास हमेशा बहुत कुछ था। मैं बड़ा भाई था, लेकिन तुम मुझसे हर चीज में बेहतर थे। भाई आगे झुका। तुम्हें प्राइमरी स्कूल याद है? जब मैं परीक्षा में 3रे नंबर पर आया था तो तुम पहले नंबर पर आए थे। पिताजी ने क्या कहा था? विक्रम चुप रहे। छोटा भाई इतना अच्छा है और तुम बड़े होकर ऐसे क्यों हो? बड़े भाई को मिसाल कायम करनी चाहिए।
छोटे भाई से हार कैसे सकते हो? भाई की आवाज कांप रही थी, पता नहीं गुस्से से या दुख से। मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया तो तुम्हें याद है मैं कहाँ गया था? भाई, वह तो कारोबार में भी ऐसा ही था। तुम जो भी करते थे सफल होते थे और मैं जो भी करता था नाकाम रहता था। भाई ने एक्रेलिक की दीवार पर मुक्का मारा। एक धम की आवाज हुई। तुम्हें पता है लोग मुझसे क्या कहते हैं? आप विक्रम सिंह राठौड़ के भाई हैं। छोटे भाई का तो खूब फायदा उठाते होंगे, बस यही। विक्रम का सीना फटने को था। भाई, इसीलिए तुमने मेरे पोते को, एक 5 साल के बच्चे को अगवा कर लिया? हाँ, भाई ने दृढ़ता से जवाब दिया। जिस दिन तुम्हारा बेटा मरा उस दिन मैं पहली बार जीता था। 70 सालों में पहली बार। भाई के होठों पर मुस्कान फैल गई, एक डरावनी मुस्कान। तुमने मेरा चेहरा देखा था अंतिम संस्कार में, मेरा टूटता हुआ चेहरा। तुम्हें पता नहीं कि मुझे कितना सुकून मिला था। विक्रम की मुट्ठी कांप रही थी, असहनीय गुस्सा उमड़ रहा था। भाई, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? लेकिन भाई ने बात आगे बढ़ाई। एक पोता था, तुम्हारा वंश आगे बढ़ाने वाला पोता, तो आखिर में तुम फिर से जीत जाते, है ना? भाई की आंखें ठंडी हो गईं। इसलिए मैंने पोते को भी अपनी आंखों के सामने से हटाने का फैसला किया। मैं तुम्हारे खून को बिना मां बाप के अकेले बड़े होते देखना चाहता था। तुम पागल हो गए हो भाई, विक्रम बड़बड़ाए। पागल हो गया हूं। 70 साल तक छोटे भाई की परछाई बनकर रहा तो पागल हो गया। भाई हंसा। सब कुछ बहुत आसान था क्योंकि तुमने मेरी बात पर विश्वास किया। भाई ने व्यंग्य किया। तुम इतने समझदार हो, लेकिन भाई की बात पर बिना शक किए विश्वास कर लिया। बहू भाग गई तो मान लिया, पोता अपना नहीं है तो सोचने लगे। विक्रम ने कांपते हाथों से अपने घुटने पकड़ लिए। 5 सालों तक मैंने तुम्हें अपने पास से देखा, तुम्हें टूटते हुए, पोते को याद करके तड़पते हुए। भाई पीछे झुक गया। तुम्हें पता नहीं कि इसमें कितना मजा आया। रोज तुम्हारा चेहरा देखना मुझे अच्छा लगता था। मुझे लगता था कि आखिरकार मैं जीत रहा हूं। विक्रम अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तुम कुछ नहीं जीते हो, विक्रम चिल्लाए। भाई ने हैरान होकर विक्रम को देखा। तुमने अपनी 70 साल की जिंदगी ईर्ष्या और जलन में बर्बाद कर दी। तुम कभी नहीं जीते क्योंकि तुम खुद को नहीं जीत पाए। विक्रम खड़े हो गए। एक बात का अफसोस है, भाई ने कहा। उसकी आवाज में जहर था। तुमने उसे बहुत जल्दी ढूंढ लिया। अगर 1 हफ्ता और देर हो जाती तो पोता विदेश चला जाता। तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाते। भाई ने कड़वाहट से हंसा। मुझे बहुत अफसोस है। मैं तुम्हारे चेहरे से उम्मीद को पूरी तरह गायब होते देखना चाहता था। विक्रम ने भाई को नीचे देखा और धीरे धीरे मुंह खोला। भाई, विक्रम की आवाज शांत थी, भावनाएं दब चुकी थीं। तुम कहते थे कि अंत में जो हंसता है वही जीतता है। भाई ने विक्रम को देखा। तुम अभी जेल में हो। तुम्हारा बेटा मेरे सामने घुटने टेककर भीख मांग रहा था। उसे कंपनी से भी निकाल दिया गया। तुम्हारे जैसा ही नालायक तुम्हारा बेटा, जो अब तक मेरे टुकड़ों पर पलता आया, अब मेरी मदद के बिना कैसे जिएगा? उसका भविष्य अंधकार में है, विक्रम ने कहा। लेकिन मैंने अपने पोते को ढूंढ लिया। बहू से भी दोबारा मिल गया। हम तीनों साथ में खाना खाएंगे, हंसेंगे और खुशी से जिएंगे। विक्रम की आवाज और दृढ़ हो गई। जो कुछ भी तुम छीनना चाहते थे वह सब मैंने वापस पा लिया है और अब मैं बहुत बहुत खुशी से जीऊंगा, उस रूप में जिसे तुम सबसे ज्यादा नफरत करते हो। भाई का चेहरा बिगड़ गया। तो भाई, तुम यहीं बैठकर सोचना कि अंत में कौन हंस सकता है, कौन सच में जीता है। विक्रम मुड़े। अलविदा भाई, अब हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। विक्रम, तुम, भाई चिल्लाया। लेकिन विक्रम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह मुलाकात कक्ष का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गए। कॉरिडोर में चलते हुए विक्रम ने आंसू पोंछे। लोहे का गेट धड़ाम से बंद हो गया। भाई के साथ 70 साल की जिंदगी ऐसे ही खत्म हो गई। बाहर निकलने पर धूप गर्म थी। विक्रम ने आसमान की ओर देखा, बिना बादल का साफ आसमान। विक्रम कार में बैठकर घर की ओर चले। पोता आरव और बहू इंतजार कर रहे थे। अब एक नई शुरुआत थी। 1 महीना बीत गया। शाम के 6 बजे विक्रम के घर के डाइनिंग रूम में गर्म रोशनी थी। मेज पर 3 लोग बैठे थे। विक्रम,
बहू और पोता आरव। मेज पर सादा खाना था। तली हुई मछली, पालक की सब्जी, अचार। बहू ने प्यार से बनाया था। आरव, बेटा, और खाओ। बहू ने आरव की थाली में मछली रखी। आरव ने सावधानी से कांटा उठाया। धन्यवाद। एक धीमी आवाज। आरव अभी भी सतर्क था। 5 साल का घाव आसानी से नहीं भरता। विक्रम ने आरव को देखा। 1 महीने पहले से चेहरे पर थोड़ा मांस चढ़ गया था। पीली त्वचा पर भी धीरे धीरे रंगत लौट रही थी। बाबूजी, आप भी खाइए। बहू ने विक्रम को चावल की कटोरी दी। विक्रम ने सिर हिलाकर ले ली। शुक्रिया। बहू। तीनों चुपचाप खाना खाने लगे। चम्मचों के टकराने की आवाज, दाल उबलने की आवाज, खिड़की के बाहर से आती चिड़ियों की आवाज। एक शांत शाम। आरव, बेटा, आज क्या किया? विक्रम ने पूछा। आरव, खाना चबाते हुए धीरे धीरे सिर उठाया। मैंने चित्र बनाया। किसका चित्र? हमारे घर का। आरव ने धीरे से जवाब दिया। दिखा सकते हो? विक्रम ने पूछा। आरव कुछ देर हिचकिचाया, फिर सिर हिलाया। वह अपनी जगह से उठकर अपने कमरे में गया। बहू ने विक्रम को देखा। अब वह काफी बेहतर है बाबूजी। पहले तो बात भी नहीं करता था और रात में बुरे सपने देखता था। बहू की आवाज कांप रही थी। अब सब ठीक हो जाएगा, समय के साथ, विक्रम ने कहा। बहू ने आंसू पोंछे। आरव वापस आया। उसके हाथ में एक स्केचबुक थी। उसने विक्रम को दी। विक्रम ने स्केचबुक ले ली। क्रेयॉन से बना एक चित्र था। एक बड़ा सा घर था और घर के सामने 3 लोग खड़े थे। एक लंबा था, एक मध्यम और एक छोटा। यह दादाजी हैं, यह माँ है और यह मैं हूं। आरव ने चित्र की ओर इशारा करते हुए समझाया। उसने पहली बार एक लंबा वाक्य बोला था। विक्रम की आंखें भर आईं। चित्र में तीनों ने हाथ पकड़ रखा था। वे मुस्कुरा रहे थे। बहुत सुंदर बनाया है, विक्रम ने कहा। उनकी आवाज फट गई। दादाजी, हम हमेशा यहीं रहेंगे, है ना? आरव ने पूछा। उसकी आंखों में चिंता थी। हाँ बेटा, हम हमेशा साथ रहेंगे। विक्रम ने आरव के सिर पर हाथ फेरा। माँ भी साथ रहेंगी, है ना? बिल्कुल। माँ भी, दादाजी भी, हम हमेशा तुम्हारे पास रहेंगे। आरव थोड़ा आश्वस्त हुआ और सिर हिलाया, लेकिन वह अभी भी चिंतित लग रहा था। खाना खत्म होने के बाद बहू बर्तन धोने के लिए रसोई में गई। विक्रम और आरव लिविंग रूम में चले गए। आरव, दादाजी के साथ टहलने चलोगे? विक्रम ने पूछा। आरव ने खिड़की से बाहर देखा। सूरज ढल रहा था। अंधेरा होने लगा था। अंधेरा है, आरव ने धीरे से कहा। दादाजी तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे, डर नहीं लगेगा। विक्रम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आरव हिचकिचाया, फिर धीरे धीरे दादाजी का हाथ पकड़ लिया। दोनों घर से बाहर निकले। वे बगीचे में धीरे धीरे चले। सूर्यास्त आसमान को रंग रहा था। नारंगी और गुलाबी रंग मिलकर एक सुंदर दृश्य बना रहे थे। दादाजी, आरव ने पुकारा। हाँ बेटा, मुझे डर लगता है। आरव का हाथ कांप रहा था। किस बात का डर है? कहीं मुझे फिर से कहीं जाना न पड़े, कहीं मैं माँ से अलग न हो जाऊं। आरव की आवाज कांप रही थी। विक्रम रुक गए। उन्होंने घुटने टेककर आरव की आंखों में देखा। आरव, मेरी बात ध्यान से सुनो। विक्रम ने आरव के दोनों हाथ पकड़ लिए। दादाजी तुमसे वादा करते हैं, तुम अब कभी अकेले नहीं रहोगे। विक्रम की आवाज में दृढ़ता थी। माँ भी हैं और दादाजी भी हैं। हम हमेशा तुम्हारे पास रहेंगे। सच में? सच में। दादाजी तुम्हारी रक्षा करेंगे। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी हो जाए, दादाजी हमेशा तुम्हारे पीछे रहेंगे। विक्रम ने आरव को गले लगा लिया। आरव दादाजी के सीने से लगकर रोने लगा। रुके हुए आंसू फूट पड़े। दादाजी, रो लो बेटा, कोई बात नहीं, सब खत्म हो गया। विक्रम ने आरव की पीठ थपथपाई। आरव बहुत देर तक रोता रहा। विक्रम भी रोए। कितना समय बीता होगा। आरव का रोना कम हुआ। विक्रम ने आरव को गोद में उठा लिया और घर लौट आए। लिविंग रूम में बहू इंतजार कर रही थी। आरव को देखकर वह दौड़कर आई। आरव, बेटा, ठीक हो? हाँ, आरव ने धीरे से जवाब दिया। बहू ने आरव को गले लगा लिया। माँ है तुम्हारे पास, अब तुम माँ से अलग नहीं होगे। बहू की आवाज कांप रही थी। विक्रम ने दोनों को देखा, माँ और बेटा। 5 साल बाद दोबारा मिले माँ बेटे। घाव अभी भी ताज़ा थे, लेकिन वे धीरे धीरे भर रहे थे। चलो,
फिर से खाना खाते हैं। आरव ने पहले ठीक से नहीं खाया था, विक्रम ने कहा। बहू ने सिर हिलाया। तीनों फिर से मेज पर बैठ गए। इस बार माहौल थोड़ा और सहज था। आरव ने पहले चम्मच उठाया। दादाजी, कल हम क्या करेंगे? आरव ने पूछा। उसने पहली बार कल के बारे में पूछा था। उसने भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। कल तुम क्या करना चाहते हो? पार्क जाना है, माँ और दादाजी के साथ। बहुत अच्छा, तो कल हम पार्क चलेंगे, विक्रम ने हंसते हुए जवाब दिया। आरव भी धीरे से हंसा। 1 महीने में पहली बार हंसी देखी थी। विक्रम ने खिड़की से बाहर देखा। रात के आसमान में तारे चमक रहे थे। 70वें जन्मदिन की रात, जिस आसमान में एक भी तारा नहीं था, आज उसमें अनगिनत तारे चमक रहे थे। विक्रम ने सोचा, एक सफल जीवन आखिर है क्या? न तो दौलत, न ही शोहरत, न कारोबार, न ही सत्ता। असली सफलता यह थी, इस पल की तरह परिवार के साथ खाना खाना, पोते की हंसी देखना, बहू से बातें करना, अपने प्रियजनों की रक्षा करना, उनके साथ रहना। यही असली सफल जीवन था। विक्रम ने आरव का हाथ पकड़ा, एक गर्म हाथ, जीवित होने का सबूत। दादाजी, आरव ने विक्रम को देखा। हाँ बेटा, मैं आपसे प्यार करता हूं, आरव ने कहा। यह पहली बार था जब उसने यह कहा था। विक्रम की आंखों से आंसू बह निकले, खुशी के आंसू। दादाजी भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, आरव। खिड़की के बाहर तारों की रोशनी बरस रही थी। विक्रम 70 साल की जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल जी रहे थे। कहा जाता है कि अंत में जो हंसता है वही असली विजेता होता है। विक्रम आज हंस रहे थे। अगर आज की कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। सब्सक्राइब और लाइक करके हमारा समर्थन करें और हमें बताएं कि आपने यह कहानी कहाँ सुनी। हम प्रार्थना करते हैं कि आप वहां खुश रहें।